बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जुडिशल कमीशन का इंतहाई अहम इजलास हुआ। ये पहला इजलास था जिसमें सियासतदान भी शरीक हुए और जो जज साहबान हैं वो भी इसका हिस्सा थे। इस कमीशन ने आज 7 रुकनी आइनी बेंच का जो है फ़ैसला किया है और इस फैसला के बाद आइनी बेंच जो है वो तश्कील पा गया है, जो आइनी केसेस जो हैं वो सुनेगा। अब इसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब समेत 5 जो मेंबरान थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं और शिबली फराज उमर अयूब साहब शामिल हैं। इन 5 मेंबरान ने मुखालफत की इस आइनी बेंच की और इस आइनी बेंच के सरबराह की। अमीनुद्दीन खान साहब को जो है बनाया गया इसका सरबराह। और इसके बाद सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि सामने साफ जाहिर है कि डिवीज़न जो है वो नज़र आ रही है कि 5 एक तरफ हैं, 7 एक तरफ हैं। और जब ये आइनी बेंच अपना काम शुरू करेंगे तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी। फिर इसके साथ हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात चल रहे हैं और कौन बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और उसके पाकिस्तान पर असरात क्या मुरतब होंगे। क्या कैमला हैरिस होंगी या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि ट्रंप आगे तो शायद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब के लिए कोई रिलीफ हो, कोई जो है वो उनकी रिहाई के लिए कोई मामला आगे बढ़ें। क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है कि अमेरिका पाकिस्तान को फोर्स करे कि वो जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब को रिहा करें। इस पर बात करेंगे। और फिर एक और इस्लामाबाद में इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। 4 रोज़ा एक सालाना पायदार तरक्की के हवाले से कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में शुरू हुई, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात शरीक हो रही हैं और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं दुनिया में उस पर बातचीत की जा रही है। मुख्तलिफ मुल्कों से माहिरीन इसमें शरीक हैं, जिससे मंसूर अली शाह साहब जो है वो भी अपना खिताब करेंगे। प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी जो है इसमें शरीक होंगे और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि जो जैसे समोग है और बाकी चीज़ें पाकिस्तान भी सामना कर रहा है, दुनिया भी सामना कर रही है, इसका हल क्या है। मर्शद मौजूद होंगे रियासत अली आज़ाद साहब, रऊफ अता साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार और हाफिज एहसान अहमद साहब, उनसे बात करेंगे पहले सेक्शन में। फिर हम बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात पर। अमरीका में इंतखाबात हो रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे या कैमला हैरिस आएंगी, इस पर बात होगी और इसके नताइज भी जो है वो आने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलेंगे वाशिंगटन DC, उनसे वहाँ पे जो हमारे माहिरीन हैं उनसे बात हो गई। प्रेसिडेंट साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर रऊफ साहब, आप सर बताइएगा कि एक तो जुडिशल कमीशन का आज इंतहाई अहम इजलास था, पहला इजलास था, और उसमें आज जो डिवीज़न हुई, जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब वो भी उसके मुखालिफ रहे, शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब तो खैर तहरीक इंसाफ से हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मुखालिफ रहे। हालात सर किस तरफ जा रहे हैं इस डिवीज़न के बाद? आपको लगता है कि जो चीज़ें हैं वो स्मूथली चलेंगी? देखिए 26 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मोहम्मद 26वीं आइनी तरमीम जो बनने के बाद तो आइन का वो हिस्सा बन चुकी है। जी जी। तो आइन की रूह के मुताबिक इसका इजलास आज नहीं तो कल परसों कभी ना कभी होना था। तो इजलास आज हुआ और इजलास में फिर जुडिशल आइनी बेंच के सरबराह का चुनाव भी हुआ और इसमें भी आपके ज़हन में ये बात आ रही, चूँकि ये 5 और 7 के तनाज़ हुआ है तो शायद इसके कोई आने वाले वक्त में ये कुछ पैदा करे। मेरा ख्याल हमें अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है कि जब चुनाव हो चुका है तो अच्छे फैसले आएंगे और अगर अपनी अच्छी साख अमीनुद्दीन खान साहब बरकरार रखना चाहते हैं तो उम्मीद है कि वो मेरिट पे भी फैसले करेंगे। तो मुझे उम्मीद यही है कि बेहतरी की तरफ मामला चलेंगे। तो अब क्या लगता क्या है सर कि जो अब आइनी बेंच बन गया है, इसकी वर्किंग भी शुरू हो जाएगी, तो जो मेन एक मकसद था कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाया जाए, तो समझते हैं कि रिलीफ मिलेगा अब लोगों को? मेरे ख्याल में यही है, चूँकि जो आइनी मामलात हैं, जब उसके लिए एक मखसूस बेंच आइनी बन चुका है तो वो मामलात इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो दूसरे मामलात है जो काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवात, उनमें भी तेज़ी से इनको हल निपटाने में काफ़ी मदद मिल सकेगी और साइलिन को भी काफ़ी फ़ायदा इसमें मिलेगा। मेरे नज़दीक तो ये है कि बेहतरी आएगी। सही है। और लोगों को इंसाफ में जो काफ़ी अरसे से 10-10 साल से मामला ज़ेर अल्तवात है वो इंशाल्लाह निपटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है रियासत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर।
एक तो सर पहला आज इजलास था, उसके बाद भी ये इजलास जो है वो तलब किया गया है जुडिशल कमीशन का। क्या समझते हैं सर, जो मकसद था हुकूमत का और के जो पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी निपटाए जाएंगे, जो आइनी केसेस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे आइनी बेंच में, तो समझते हैं जो मकसद जिस मकसद के तहत ये बेंच कायम किया जा रहा है वो हासिल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, आपको पता है हमारा तो बड़ा एक कंसिस्टेंट व्यू और इस पे मौकफ रहा है कि हमने तो 26वीं तरमीम को कहा है कि ये बिल्कुल जो की गई है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, इसीलिए बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी हैं। हमें यही अंदेशा था, यही मेला फाइडी थी कि जब एग्जेक्टिव जो है वो मेजॉरिटी में होगी तो वो जो अदलिया की आज़ादी है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। आज आपने देख लिया कि एक शख्स भी जो हुकूमत में है, चाहे वो बार काउंसिल का मेंबर हो, वो अटॉर्नी जनरल हो, वो वजीर कानून हो, या जो हुकूमती वहां पे नुमाइंदे थे सेनेट से या नेशनल असेंबली से, एक ने भी इस साइड पे वोट नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि इंतजामिया जो है उसने पूरी तरह पे ग्रिप की हुई है। और इस तरह से मैं समझता हूं कि अदलिया को इंतजामिया के ताबे करने के लिए ये जो उनकी पहली कोशिश थी उसमें वो कामयाब रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जी अदलिया आजाद हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, जो 96 सुप्रीम कोर्ट के अंदर होल्ड किया गया, जो असद मलिक केस के अंदर होल्ड किया गया है, हम तो ये चाहते हैं अदलिया ऐसी हो। अगर अदलिया ने इंतजामिया के ताबे होना है तो फिर इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ मिलेगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और एक कठपुतली अदलिया जो है वो जो इंतजामिया है वो चाहती है और उसमें वो कामयाब रहे। सर देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम पे जो है अमलदार तो शुरू हो गया ना आज़ाद साहब, चीफ साहब ने खुद जो है वो हलफ उठा लिया उसी आईनी तरमीम के तहत ही, और अब उसी आईनी तरमीम में जो है जुडिशल कमीशन बन गया। सर बलोच साहब, इसको चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर कल फुल कोर्ट इसको किसी स्टेज पे आके स्ट्राइक डाउन कर देती है तो ये सारा का सारा जो आपने ये सुपर स्ट्रक्चर बनाया इसका क्या स्टेटस होगा, कहाँ ये खड़ा होगा? बात ये नहीं है, हुकूमत आज पार्लियामेंट में बैठी है और पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी आप देखें कि कल कैसी लेजिस्लेशन हुई, ये भी आपके सामने। ये ऐसे कानून साजियां होती है किसी मुल्क के अंदर, किसी तहजीब याफ्ता मुल्क के अंदर, जिसके अंदर पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। कभी ऐसी आपने लेजिस्लेशन देखी है कि आपने 40 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े डिजास्टर और इतना बड़ा जुडिशल स्ट्रक्चर और आपने पूरा पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके रख दिया है, किसी को बात नहीं करने दी गई, किसी की आउटपुट नहीं है, आप इसको लेजिस्लेशन कहते हैं। वैसे जो है ना आज़ाद साहब, जो हमारी हिस्ट्री है वो चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे जो भी हो, जब कानून साजी करने लगते हैं फिर ऐसा ही होता है। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर हाफिज साहब ये बताइएगा सर कि अगर पीटीआई ने किया तो उन्होंने इस मुल्क के ऊपर एहसान नहीं किया, इस इदारों के ऊपर पीटीआई ने भी कोई एहसान नहीं किया। अगर उन्होंने भी ऐसी लेजिस्लेशन की तो उन्होंने भी गलत की है। हम बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, किसी को हम फेवर या डिसफेवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं, हम इस आइन की बात कर रहे हैं, हम इस इदारे की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी रूह के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। ठीक बात है। हाफिज साहब आप बताइएगा सर, एक तो पहला जुडिशल कमीशन का इजलास, उसमें ही जो डिवीजन है वो सामने आ गई। फिर दूसरा एक और चीज़ सामने आई, जो ख़त आया 2 जज साहबान का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी उन्होंने खुद ही उस कमेटी का इजलास बुलाया, 2 रुकनी मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीर अख्तर साहब ने, और ये फैसला कर दिया कि जी जो चैलेंज हुई है आईनी तरमीम वो फुल कोर्ट में जाएगी। फुल कोर्ट का जो है वो इजलास नहीं बुलाया गया, फुल कोर्ट नहीं बनाई गई, लेकिन आज उन्होंने ख़त भी लिख दिया। तो सर ये तो हाफिज साहब डिवीजन सामने आ रही है कि कुछ जज इस तरफ हैं, कुछ उस तरफ होंगे, तो फिर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बलोच साहब जहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट खड़ी है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल इन्हीं हमारे जजिस का है और इन्हीं हमारे हाई कोर्ट के जजिस का है। और दूसरा, आज़ाद साहब हमारे दोस्त हैं, ये 96 की जजमेंट का रेफरेंस देते हैं। 96 से पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का था,
जो अप्रैल 1973 को पास हुआ, और उसके अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे लगेगा, और उसके अंदर कोई ऐसी शिक नहीं थी कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी करेगी, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी, जिसको 96 के अंदर ओवरटर्न कर दिया गया। तो लिहाजा ये है कि अगर 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है तो अगर इन दोनों चीजें उस वक्त नहीं थी तो ना फिर सेपरेशन ऑफ पावर खराब हुई है, ना ट्राइकोटमी ऑफ पावर खराब हुई है, ना इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल जो है वो इरोजन इसके अंदर आई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हम बार बार बात करते हैं इस चीज के अंदर, तो क्या इंडिया के अंदर आज भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस उनका प्रेसिडेंट नहीं लगाता, उनकी पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं करती? दूसरी हम बात ये करते हैं इसके अंदर इंडिया के, जी इंडिया देखें 1.5 अरब की आबादी है और वहां के ऊपर 34 जज है, हमें क्यों जरूरत आगे 34 लगाने की? आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इंडिया के अंदर जो पेंडेंसी है वो 85,000 है, और उस हिसाब से उन्होंने 34 जजेस लगाए हैं, और हमने जब 17 लगाए थे वो थे 97 के अंदर, जब आबादी थी 131 मिलियन। अब आपकी आबादी 250 मिलियन से ऊपर हो गई है, और आपको जजेस सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बढ़ाने चाहिए, और इसके अंदर किसी को ये नहीं होना चाहिए कि जी जजेस बढ़ाने से पाकिस्तान की अदलिया की साख जो है वो मुतासिर होती है। अब दूसरा जो आपने सवाल किया है वो ये किया है कि ये जो जुडिशियल कमीशन बना है या इसकी कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पीटीआई पे है। चूंकि पीटीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कहा कि हम नहीं मानते, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, तो जब आपने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिया और उसकी कॉम्पोजिशन फिर सामने आई तो फिर पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया, और आज आपके सामने पीटीआई उसके अंदर है। और अभी तक एक भी बलोच साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ने इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज नहीं किया। इन अमेंडमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान की जुडिशरी ने इंप्लीमेंट किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसके अंदर जाके जो चीफ जस्टिस बनाया है उसकी शख्सियत के ऊपर, उसके काम के ऊपर किसी को एक शक की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद ये है कि सारे के सारे उस प्रोसेस के अंदर हैं जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम है, इसे थोड़ा सा चल देने दें, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको दोबारा एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली जुडिशरी भी करेगी, पार्लियामेंट भी करेगी, और अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोड ही की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि यही वो आपका एक वे फॉरवर्ड है जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक्सेप्ट किया है, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया है। चूंकि काजी फाइज ईसा एक इशू था तो उस इशू की वजह से ये सारी चीजें डाइवर्जेंट की तरफ तो हल हो गया सर। अब आपका वो लेटर जो है, लेटर में समझता हूं कि जस्टिस मंसूर साहब को, हाफिज साहब जरा मुझे ब्रेक लेना दें, मैं जब ब्रेक से वापस आता हूं फिर इसी पे बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज जो खत लिखा गया है मंसूर अली शाह साहब की तरफ से और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से। हाफिज साहब आप कुछ बात कर रहे थे सर, कंटिन्यू कीजिएगा। बलोच साहब इस तरह है कि जो आज उन्होंने लेटर डाला है जिस 31 अक्टूबर की मीटिंग का जिक्र किया है, मैं ये समझता ही हूं कि अगर वो मीटिंग ठीक होती तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मीटिंग को कन्वीन करते। बुनियादी वजह यह है कि ना इनकी रिक्वेस्ट जो थी वो लॉ के मुताबिक थी और ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी रिक्वेस्ट का पाबंद था। वो इस बुनियाद के ऊपर कि जब आपकी 26वीं आईनी तरमीम आ गई है और उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो अब आपके जुडिशियल कमीशन के बाद जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का वो कमेटी करेगी, जो आर्टिकल 191A4 के अंदर मौजूद है, और उसी ने फैसला करना है कि कौन सा केस जो है हमने कब लगाना है और उस मामले को हमने कब टेकअप करना है। अब उसके बाद ये है कि जब आज आपने उस लेटर को डाला है और उसके अंदर फिर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक एम्बैरसमेंट पोजीशन के अंदर डाला है कि जी आपको बुलाना चाहिए भी, जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी जो है एक तो रात उसकी कॉम्पोजिशन भी बदल गई है, और अब उसके अंदर ये है कि सीनियर मोस्ट के साथ आपके जो प्रिजाइडिंग जज है वो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो आज से पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर बन गए हैं। दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है ये सेकेंडरी कमेटी है, क्योंकि इसका काम सिर्फ वो ऐसे मैटर्स हैं जिनकी एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान के आइन के अंदर नहीं दी गई, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर आपके आर्टिकल 184(3) के सारे मैटर चले गए हैं जुडिशियल कमीशन के पास। और फिर मंसूर अली शाह साहब चली गई है। तो मैं नहीं समझता हूँ जवेद के जो आज लेटर डाला है ये पाकिस्तान के जजेस को नहीं डालना चाहिए था, और ये इनका जुडिशियल ओवर रीच है।
नोइंग द फैक्ट कि ये लेटर जो है या इसके जो कंटेंट्स है इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इससे पहले भी तो देखें ना, अगर हम देखें पहले हाफिज साहब तो मंसूर अली शाह साहब खुद जो है वो कई केसेस पहले कह चुके हैं जी कि ये आईनी केस है, ये आईनी बेंच में जाएगा, तो अब फिर ये जो है वो 26वें आईनी तरमीम के जो मामलात हैं वो लेके फुल कोर्ट में क्यों जा रहे थे। रऊफ साहब, मैं सर आपके पास आता हूँ। सर मुझे बताइएगा कि अब एक नई सूरत पैदा हो गई है। एक तरफ तो जुडिशल कमीशन का इजलास में पहली बार जो है वो सियासतदान बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है आईनी बेंच बन गया। जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये मामला बिल आखिर जाएगा आईनी कोर्ट की तरफ ही, तो कोई कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी सर ये? देखते हैं जब ये फंक्शन करना शुरू कर देगा तो इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और ये अपना काम करते रहे और लोगों को आईनी मामलात को अच्छे तरीके से निपटाते रहे, तो फिर मेरा ख्याल में फिर आईनी कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अपना फंक्शन करने में नाकाम रहे और जो इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इनके वो फायद हासिल ना हुए और नुकसान नजर आने शुरू हुए, तो फिर आईनी बेंच, फिर हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है आजाद साहब, आप क्या है सर व्यू पॉइंट के ये मामलात जो है वो चलते रहेंगे ऐसे, ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगी सर? आफत साहब के सवाल को आंसर करना चाह रहा हूँ। आफत साहब, अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को ही फॉलो करना है तो 175 सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि अदलिया को इंतजामिया से विद इन 14 ईयर्स प्रोग्रेसिवली अलग करना है। तो आज तो आपने उसका सबॉर्डिनेट इदारा बना दिया है। आप कह रहे हैं कि जी चूंकि वो 96 की जजमेंट और ये उसके बाद किया है, आपने तो उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को ही आपने वायलेट कर दिया, बिल्डोज कर दिया बाय वर्च्यू ऑफ 26th अमेंडमेंट। अब दूसरी बात आ जाए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जो 31 अक्टूबर की जो मीटिंग उसमें ये डिसाइड हो गया था, तो अब जो अमीनुद्दीन उसमें आए हैं, क्या इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कोई ऐसा होल्ड किया गया है कि अमीनुद्दीन साहब जो है इसका मेंबर बनने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? उनके मेंबर बनने से पहले तो डिसाइड हो गया था कि ये फुल कोर्ट हो। उसकी रीजन क्या है बलोच साहब? कि देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये तो क्रिएशन है 26वीं तरमीम की, ये आप खुद बैठ के जो लोगों से एग्रीव्ड है वो उसी को ये खुद सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, इसलिए इसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल साइड पे फुल कोर्ट में चुनेगी। ऐसा नहीं हो सकता। कैन बी अ जज फॉर हिज ओन कॉज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर ये अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको सुन सकता है कि मैं उसका खुद बेनिफिशियरी हूं और मैं खुद उसमें बैठ के फैसला नहीं? यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, आजाद साहब बेनिफिशियरी है, और दूसरा वो जो आजाद साहब जो मीटिंग जिसका 31 का जिक्र करते हैं, क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने वो मीटिंग कन्वीन की है या अप्रैल 2023 से लेके आज तक कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग चीफ जस्टिस के बगैर हुई है? अगर दो जज जो है वो खुद ही बैठ के फैसला करते हैं कि इसको फुल कोर्ट के अंदर जाना चाहिए और उसके पीछे लीगल अथॉरिटी भी ना हो, आपका चीफ जस्टिस आपके साथ ना हो, तो क्या वो फैसला जो है उसे इन्फोर्स किया जा सकता है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आजाद साहब, यही आपकी मैं जो है नुक्ता उससे लूंगा कि आप कह रहे हैं कि आईनी बेंच के पास अगर ये जाता है तो वो आईनी बेंच तो खुद चैलेंज हो चुके हैं तो वो सुन नहीं सकते, तो जब अगर फुल कोर्ट बनता है तो सर याहिया अफरीदी साहब जो है वो भी तो बेनिफिशियरी है इसी आईनी तरमीम के ना, उन्होंने भी इसी आईनी तरमीम के तहत ही ओथ लिया है। देखिए बात ये नहीं है, आप सब ये पैदा है जी हाफिज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर लें, ठीक है? 26वीं तरमीम की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब चूंकि हमारा मौकफ ये है कि ये 26वीं तरमीम गलत हुई है, ये बहुत सारे आर्टिकल है जैसे रिपग्नेंट है, ये जुडिशियल स्ट्रक्चर से रिपग्नेंट है, अदलिया की आजादी से रिपग्नेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके अंदर अगर ये मैटर 26वीं तरमीम सुनी जाएगी तो वो तो इसकी क्रिएशन है। मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ, अगर इसको डिसाइड होना है फॉर एवर वंस फॉर एवर तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के इसको डिसाइड करेगी, और अगर ये रिवर्स हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ
कि जी ये रिपग्नेंट है फलां आर्टिकल से या फलां से, स्ट्राइक डाउन हो जाती तो ये एंटी स्टेटस को सारी चीजें चली जाएंगी। कोई बेनिफिशियरी है नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा कि वो बेनिफिशियरी है तो वो फैसला ये देगा। देखना तो ये द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज पर लॉ, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उसको डिसाइड होना, और वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। ये 7 जजेस बैठ कर आईनी तरमीम को डिसाइड नहीं कर सकते। चलें आगे बढ़ते हैं। हाफिज साहब, एक और सर बड़ा अहम इशू बलोच साहब, जी राव साहब, इसमें राय यही है कि जो आईनी अभी बेंच बन चुका है यही इसकी समाअत करेगा, और फुल कोर्ट इसमें अभी नहीं बन सकती। ये उनके दायरे से निकल चुका है मामला, क्योंकि ये मामला जो नहीं मामला है तो आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। मेरी इसमें राय यही। सही है, ठीक है। हाफिज साहब, एक और चीज़ जो है, जो कल इंतहाई अहम कानून साजी भी हुई पार्लियामेंट से, और कौमी असम्बली ने बिल पास किया, आर्मी एक्ट में तरमीम की, और तीनों सर्विसेज चीफ जिसमें आर्मी चीफ हैं, नेवल चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं और एयर चीफ हैं, तीनों की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर देगी। अब इसमें एक और चीज़ जो है सामने आ रही है सर, मुझे याद आ रहा है कि 8 जनवरी 2020 को भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो एक बिल पास करने की कोशिश की गई, जिसमें सिर्फ जो है वज़ीर आज़म ने अप्रूवल देनी थी, साइन करने थे, और आर्मी चीफ की मुद्दत जो है बढ़ जानी थी। क्या फ़र्क है सर माजी के उस कानून साजी में और अपनी कानून साजी में? हाफिज साहब, अच्छा, एक मैं तो इस पे आ जाता हूँ। एक चीज ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के होते हुए अगर उसको पढ़ लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर अब आप फुल कोर्ट की डिमांड नहीं कर सकते। हाँ। या आपको 20 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करना पड़ेगा, या उस जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन के अंदर ये मैंडेट डालना पड़ेगा कि वो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं किसी के अंदर। अब आज उन्होंने 7 मेंबर्स बेंच बनाया है, तो 7वें से 8वां मेंबर भी जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ना चीफ जस्टिस डाल सकते हैं ना उसका प्रिजाइडिंग जज डाल सकते हैं। ये है लॉ ऑफ द लैंड, और लॉ ऑफ द लैंड जितनी देर तक है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने, तो पाकिस्तान की तो सारी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक वो है जो बेनिफिशरी है, 2 को चुना नहीं गया, 3 आगे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की लाइन पे लगे हुए हैं। अगर 26 को उड़ाएंगे तो जस्टिस आयशा भी बेनिफिशरी है, जस्टिस शायद वही भी उसके बेनिफिशरी आएंगे, तो क्या फिर सारा फिर सुनेगा कौन उस चीज के अंदर? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट ने अगर एक कलेक्टिव विजडम की है, हमें उस पर जाना चाहिए। हाँ, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उसे एड्रेस होना चाहिए। एब्रप्टली सिर्फ ये कह देना कि जी ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका इंटैक्ट है उस जगह के जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से जुडिशियल ओवर रीच की हुई है, पार्लियामेंट ने उसका रिस्पॉन्ड किया है, और उस रिस्पॉन्ड करने के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं जो बशमूल आज इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा थी। तो लिहाजा इन्हें चलने दें। अगर 76 साल के अंदर स्टैंडिंग 130 या 35 में पहुंच चुकी है तो 1 साल और चेक कर लेते हैं कि कितनी को नीचे जाती है या कितना को बेहतर आती है। हमें थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक जाना चाहिए और हमें अच्छी प्रपोजल देनी चाहिए कि इसका वे आउट क्या है या इसका हल क्या है। दूसरी आपने जो बात की है एंटी टेररिज्म के अंदर, बलोच साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर डिटेंशन सर्विसेज चीज के अंदर ये है कि जो अभी अमेंडमेंट्स आई है, मैं समझता हूँ इसके 2 एडवांटेज आएंगे। एक ये है कि जो भी चीफ लगाने लगते हैं या उसके म्याद खत्म होने लगती है तो जनरल क्यानी से लेके जनरल बाजवा तक एक कंट्रोवर्सी आई है, और इवन ये कंट्रोवर्सी इस लेवल तक चली गई कि जनरल बाजवा के मुतालिक जो था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते हैं, आप यहाँ पे बैठे रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 3 साल का पीरियड था, एक इतने बड़े इदारे हैं जो पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, ये एयरफोर्स है, अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी 5 साल की पॉलिसीज पे आती है तो एक ये है कि उसके अंदर जो है जो आप डिमांड करते हैं कि जी आपने उस आर्मी चीफ को हर वक्त सेटिस्फाई किस तरह करना है ताकि वो आपकी तरफ एक्सीड न करे, एक तो उसका रुकेगा, दूसरा आपका पॉलिटिकल टर्मोइल रुकेगा, तीसरा ये है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, जो आपकी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उनमें परमानेंसी आएगी, और दूसरा ये दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां के ऊपर 3 से 5 साल का टेन्योर है। आपके श्रीलंका के अंदर 5 साल है, आपका चाइना जो उसका 5 साल से ज्यादा है, टर्की का 5 साल से ज्यादा है, अमेरिका का जो है वो 4 साल से ज्यादा है, और इस तरह और का है। ये ऐसी चीज है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी लेजिस्लेशन है और उसको पीटीआई ने भी आज वेलकम कहा है कि ये इंटरनल मैटर है। तो लिहाजा ये है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चीज पे एग्री है कि फॉर द स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन जो है, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी, तो मेरा ये ख्याल है कि जो पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है बिल्कुल मुनासिब
मुनासिब किया और इससे पाकिस्तान एक नए बहुत शुक्रिया उससे बच जाए। ब्रेक लेनी है सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन पर कि क्या जो है रिजल्ट आने वाले हैं कि अमेरिकी सदर कौन होगा और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये कमला हैरिस होंगी, और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। वोटिंग जारी है और रिज़ल्ट क्या आएगा, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। फ़ारूक मिर्ज़ा सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया न्यूयॉर्क से। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। बताइएगा सर क्या सूरत चल रही है अमेरिका में सर, और किस तरफ जा रहा है, पलड़ा किसका भारी है सर? जनाब थैंक यू वेरी मच। इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अमेरिका के अंदर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन जो है वो एक ऑब्सेशन बन गया है, और जितनी भी ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि जो जितनी भी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो सारी इन्वॉल्व हो गई हैं। जी जी। खुसूसी तौर पे जो मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा और दीगर कम्युनिटीज़, इसकी एक बहुत वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सेंसिटाइज कर दिया है। हाँ। उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेमोलेशन और ये इसकी डिपोर्टेशन करूँगा। हाँ। और वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, और वो जो इस मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और वो जो आने वाले हैं उनको मैं ब्लॉक करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा ही ख़तरनाक बयान दिया कि जो सिटीजन्स हैं उनके बच्चे फॉरेन में हैं या अमेरिका के अंदर हैं, हाँ। वो ऑटोमेटिकली वो सिटीज़न नहीं बन सकेंगे, उसके लिए वो रिफॉर्म लाएगा। उससे अभी ये स्विंग स्टेट्स उस पर सारा फोकस है, लेकिन इसके साथ जो वो स्टेट्स है जो बैटल फील्ड स्टेट्स इनको बोला जाता है, येलो स्टेट्स, वहाँ ज़्यादातर इमिग्रेंट कम्युनिटी है वो हरकत में आ गई है और एक बहुत बेचैनी पाई जाती है। जी जी। तो इसके इस बयान के बाद दो इश्यूज सामने आए। एक तो इमिग्रेशन का मसला सामने आया, हाँ। दूसरा अबॉर्शन का मसला सामने आया। ठीक है। अब कामला हैरिस जो है उसने जिस तरह अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये आयोवा जो स्विंग स्टेट्स में अभी शामिल हुई है, उसमें ये जो अबॉर्शन के मसले पे कामला हैरिस को 49% ख़वातीन जो है उनकी हमायत हासिल है, बल्कि इससे ज़्यादा, और सिर्फ 29% जो है वो ट्रंप को हमायत हासिल है। ठीक है। अब दूसरा है इमिग्रेशन। जितने भी इमिग्रेंट्स हैं वो इसमें जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें बाइडेन ने 92% जो है ब्लैक अफ्रीकन उनको टारगेट किया था, और लतीनो जो थे 59% उनको टारगेट किया था। अब ख्याल ये था कि शायद इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी की वजह से ये वोट जो हैं वो डिवाइड हो जाएं, लेकिन वो डिवाइड होते हुए नजर नहीं आते, बल्कि जो इमिग्रेंट्स हैं, अब इनमें जो इलेक्टोरल कॉलेज जो वोटिंग सिस्टम है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। इसमें ये लोगों को ये समझ नहीं है कि ये जो स्विंग स्टेट्स जो हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, हाँ। लेकिन जो दीगर स्टेट्स हैं वो इससे ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए अगर कोई वोट ले भी जाता है, जीत भी जाता है, मतलब 74 मिलियन वोट पड़े थे इसको ट्रंप को, लेकिन वो जीत नहीं सका। अब इसका एक छोटा सा एक तकाबली जायजा लेते हैं। ये एक टोटल इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये 538 है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए बनाया था क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा है, 50 स्टेट्स हैं, कैंडिडेट वो हर स्टेट में नहीं जा सकते, बेतहाशा एक्सपेंडिचर हैं, तो उन्होंने ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसको डिज़ाइन किया। अब कैंडिडेट को हर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो इस तरह है कि जिस तरह कैलिफोर्निया के 54 पॉइंट है। अब कैलिफोर्निया में उसके साथ जो लेस पॉपुलेटेड और जहाँ कम लोगों की मेजॉरिटी है, उसके हिसाब से उसी तनासब से उनके पॉइंट्स हैं। जिस तरह जो लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उसमें वायोमिंग है, अलास्का है, नॉर्थ डकोटा है, वाशिंगटन मेन है। अब आ जाए टेक्सास जो है, टेक्सास के 40 पॉइंट है। ये बेसिकली मैं जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना 538 में से, उनमें से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये बैटल फील्ड जो है ना ये स्टेट्स कहते हैं। ठीक है। अगर
टेक्सास में 51% जो अगर कोई कैंडिडेट ले जाता है तो ऑटोमेटिकली ये 40 जो स्टेट्स हैं, जो छोटी स्टेट्स हैं, उनके जो 40 नंबर उनको मिल जाते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट किस तरह होता है, एक तो स्विंग स्टेट्स हैं, उसके साथ जो है जिस तरह नॉर्थ डकोटा के 3 पॉइंट्स हैं, न्यूयॉर्क जो है 28 ये इमिग्रेंट स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा वो भी इमिग्रेंट स्टेट है 30 पॉइंट है उसके। ठीक है। तो सर फारूक साहब फिर क्या इसमें जो पोजीशन है वो क्या जा रही है, जो बैटलफील्ड स्टेट्स हैं उसमें और जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें, तो फिर क्या जो रिजल्ट जो है अगर हम जायजा लें इसमें जो इमिग्रेशन मैंने इमिग्रेशन पे बात की थी, वो इमिग्रेशन का जो मसला जो उठा है इसमें जो बैटलफील्ड जो स्टेट्स हैं वो सारी कामला हारिस की तरफ जा रही हैं। ठीक है। और उनका जो 2 से 3 पॉइंट का जो फर्क है, जिस तरह एक 48% है तो वो 44% है। ठीक है। अब आ जाएं इधर स्विंग स्टेट की तरफ। स्विंग स्टेट जो हैं सिर्फ बाइडन जो है पिछले इलेक्शन में नॉर्थ कैरोलिना से जीता था, बाकी सारी स्टेट्स में वो कामयाबी जो थी वो उनको बाइडन को हुई थी। अभी एक जॉर्जिया है जहां थोड़ा सा एक टिल्ट नज़र आता है, लेकिन ये 2-3 दिन से जब से ये इस पे इमिग्रेशन पे और अबॉर्शन पे बात हो रही है तो जॉर्जिया में भी मुसलमान जो हैं वो कम्युनिटी डिवाइड हो गई। अब यहाँ एक ये भी बात की जा रही है कि जो एथनिक कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जो हैं उनके 2-2.5 मिलियन से ज़्यादा वोट नहीं है, और वो ज़्यादातर वो लोग वोट रजिस्टर नहीं कराते और फिर वो वोट डालने नहीं जाते क्योंकि वो छोटे छोटे कारोबार करते हैं। जिस तरह भी न्यूयॉर्क का कल्चर ये है कि यहाँ लोग जो हैं ज़्यादातर कैबी और ग्रोसर और इसी तरह छोटे छोटे जो हमारे कारोबार करते हैं, तो उनका कंसर्न ये होता है कि वो दिहाड़ी वो नहीं तोड़ना चाहते, लिहाजा वो वोट भी नहीं डालने जाते। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है तो वो उनके इतने ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। वो हाइक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते। इसी तरह मुस्लिम, तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि जो खलीज में जो कुछ हो रहा है उसका असर इन इंतखाबात पे हमें नज़र नहीं आया। तो सर फारूक साहब फिर जो ट्रंप जो है वो क्लेम करते हैं जी कि बस मैं 95% जो है वो, कभी कहते हैं 95% चांसेस हैं मेरे जीतने के और कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो फिर क्या जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या? ट्रंप पहले भी जीत गया था, उसने सारे वोट लिए थे जिस तरह 74 मिलियन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। असल में इस वक्त ट्रंप की मैं सूरत हाल बताता हूँ। ट्रंप जो है उसको न्यूयॉर्क में उसको कन्विक्ट किया गया, उस पर केस चलाया गया, फिर वो उसको फाइन हुआ, अरेस्ट हुआ, बेल आउट हुआ। अब 3 किस्म के मुकदमात उस पर हैं। उसको सिर्फ एक कम्युनिटी हासिल थी और वो एक स्टे पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है। अगर वो उसने हर हालत में उसकी कोशिश है कि वो जीते, अगर वो नहीं जीतेगा तो वो एक लॉन्ग लाइफ एक बैटल जो लीगल बैटल है और उसमें कन्विक्शन अरेस्ट भी हो सकता है। हाँ। तो ही हैज टू सफर इट। अब कामला हैरिस जो है उसको एक संजीदा कैंडिडेट तस्वर किया जाता है और अमेरिका की जो मिलिट्री और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अगर देखें तो उन्होंने 20-25 साल मंसूबे पे अमल कर रहे हैं। और दुनिया में जिस तरह नेटो के मामलात हों, यूक्रेन रशिया की जंग हो या जो यहाँ भी फ़लस्तीन इसराइल का मामला हो, तो ये कामला और बाइडन हुकूमत ने इनको फेवर किया है। और इसमें तो फारूक साहब एक और पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो है वो आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, बताइएगा, बात कीजिएगा कि इस जो इलेक्शन जो है कमला हैरिस आती है या ट्रंप आता है तो पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? देखें, पहले कमला हैरिस की बात करते हैं। जब से अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ से अफगानिस्तान से निकले हैं जी, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए थे लेकिन बेहतर नहीं हुए। आपने देखा कि जो होम ग्रोन टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसमें इजाफा हुआ है। अगर छोटा सा एक कुलियन सपोर्ट हमें मिली है तो $101 मिलियन की मिली है और उससे ज्यादा पाकिस्तान का जानी नुकसान हुआ। तो वो इसके अलावा जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो तो मेंटेन रहे, लेकिन सिविल
हुकूमत के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। अभी अमेरिका का जो मेन इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान को डिटीरियरेट या कोलैप्स नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है वो उसके हालात या माशी हालात ख़राब होंगे उससे टेररिज्म ग्रो करेगा। लिहाजा इसीलिए जो IMF का पैकेज या दीगर जो पाकिस्तान को माली फ़वाइद हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्होंने सख्त कंडीशन लगा के पाकिस्तान को दिए हैं ताकि ये फल फूल भी ना सके लेकिन कोलैप्स भी ना हो। अभी आप देखें कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान गए थे तो वो यूनाइटेड नेशन से ही वापस आए, उनकी मुलाकात नहीं कोई बड़े अपने उनके हम मनसब से नहीं हुए। और तो इसी तरह तवक्कुआत ना रखें इस इलेक्शन से। पाकिस्तान अब आ जाए ट्रंप, अगर ट्रंप वो जीतता है तो वो तो पहले ही उसका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है जी। उसने चाइना को अपना बना रखा है, उसने तनकीद का निशाना, और वो सख्त 10% वो तमाम चाइनीज कंपनियों पे वो टैरिफ लगाना चाहता है। और फिर उसने वो इलेक्ट्रिक कार जो ट्रीटी है वो ख़त्म किया है। अभी वो चाइना बीजिंग रोड एंड जो उनका जो रोड वो जो इनिशिएटिव है उसके पीछे पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान पे तो वो कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं रहा, वो चाइना पे मजीद प्रेशर बढ़ाएगा क्योंकि चाइना का पाकिस्तान पे एक इन्फ्लुएंस है, उसको ज़ाहिर करने के लिए वो इंडिया के साथ ट्रेड करेगा। अभी आपने देखा कि फारूक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। ट्रंप जीते या कैमरा हैरिस जीते पाकिस्तान पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ने वाला और ना ही कोई पाकिस्तान को इतनी तवक्कुआत अमेरिका से रखनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।